स्वागत है आप सबका हमारे मंथली शो में, जो कि दुनिया भर के बाजारों का एक पूरा का पूरा विश्लेषण, डायरेक्शन और अपडेट आपके लिए लेकर आता है। और ये लेकर आते हैं कोई और नहीं, हिंदुस्तान में दुनिया भर के बाजारों पर सबसे बेहतर, सबसे मजबूत, सबसे गहरी और सबसे डीप इंसाइट रखने वाले अजय बग्गा सर हमारे साथ हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। और ये तो आज का हमारा जो ये मंथली एपिसोड है, इसमें बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा ज्ञान आपसे लेना है, समझना है। तो लेकिन शुरुआत मैं उस चीज़ से करूंगा जिसका भले ही मार्केट पर असर ज़्यादा है कि नहीं, लेकिन वो आप बताएंगे। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, सुबह शाम वही फ़ोटो दिखती है अफ़गानिस्तान वाली, तालिबान ने अटैक किया, अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कोई लोग मुझे भी पूछते हैं, अच्छा ये अफ़गानिस्तान की वजह से अमेरिका का मार्केट ख़राब हो जाएगा क्या, हमारा ख़राब हो जाएगा क्या, और वो बिटकॉइन चल पड़ा इस चक्कर में। तो जरा सर समझाएं अफ़गानिस्तान का क्या असर अमेरिका पर, बाकी दुनिया पर। जी अनिल जी, देखिए जियोपॉलिटिकली थोड़ा बहुत असर है। हमारे लिए थोड़ी सिरदर्द बढ़ी कि भाई वहां पे टेररिस्ट ट्रेन होके कश्मीर में आएंगे, पाकिस्तानी उनको कश्मीर में लेके आएंगे, बट इकोनॉमिकली कुछ असर नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा खर्चा अमेरिका का हुआ, जो 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन जो भी है, बहुत सारे रिसर्च निकल के आ रहे हैं, उसमें से ज्यादा पैसा अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब में ही गया। जो अफगानिस्तान के अंदर पैसा आया वो 10% भी नहीं था। 90% वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, या तो आर्म्स खरीदे गए, जहाज खरीदे गए, या अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहां काम कर रहे थे उन पे खर्चा हुआ। असलियत में अफगानिस्तान में इतना खर्चा नहीं हुआ, 10% तक ही हुआ। तो इकोनॉमिकली कुछ नहीं है, मार्केट्स पे इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट्स ने बचा लिया है। और ये फरवरी लास्ट पिछले साल के फरवरी में ट्रंप ने जो करार किया था, मार्केट्स ऑलरेडी इसको देख रहे थे। हाँ, ये था, लग रहा था मिलीजुली सरकार बनेगी और धीरे धीरे करके टेक ओवर होगा। एकदम से टेक ओवर हो गया, एकदम कोलैप्स हुआ, वो थोड़ा सा अचरज की बात रही। तो बट ओवरऑल कुछ इशू नहीं है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, बट मार्केट्स या इकोनॉमीज के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, बादाम वगैरह की कीमत बढ़ गई है। मेरी माँ भी कह रहे थे कि इतने बादाम कैसे बढ़ गए, तो दिवाली गणपति के लिए हमारे ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान से आते थे। बिल्कुल ये बात सही है। और मैं भाई कई सारे वो जोक्स और मीम्स भी पढ़ रहा था कि ड्राई फ्रूट खाने वालों का दिमाग तेज होता है, ऐसे मजबूत होते हैं, लेकिन वैसा अफगानिस्तान में दिखा नहीं। वो सारे व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं, हम पढ़ के सुनते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, मज़ा आता है। बट ठीक है, जो है वो दिक्कत है। तो अच्छा, ये तो आपने कहा कि थोड़ा बहुत क्रिप्टो में एक्शन आया कि शायद लोग, तो अब ये एक ट्रेंड मान लें क्या सर कि जब जब भी दुनिया भर में जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी तो क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला अनिल जी कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में क्रिप्टो में पैसे रख के बैठे थे, क्योंकि जो उनकी अफगानी है, एक तो बहुत डिप्रिशिएट कर गई, दूसरा मिल भी नहीं रहा था, कैश भी नहीं लोगों को मिल रहा था, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं है। तो हमने देखा काफी क्रिप्टो में वहां से इन्वेस्टमेंट हुई अफगानिस्तान से। और ये देखिए, ये पैसा जब जाता है, अफ्रीका में भी यही देखा गया है कि काफी पैसा वो हो जाता है, पिल्फर आउट हो जाता है, लीकेज बहुत होता है, और वो पैसा फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में पहुंच के इन्वेस्ट होता है। तो ये बहुत आपने अहम बात की अनिल जी कि लोगों के पास एक और जरिया हो गया है स्टोर ऑफ वैल्यू का, कि और जो कोई और हाथ नहीं लगा सकता, आप बचा सकते हैं। और फिर पासवर्ड दे दीजिए, अगर आप यहाँ से निकल भी ना पाए अफगानिस्तान से, फैमिली कहीं और है, उनको पासवर्ड दे दीजिए, वो एटलीस्ट यूज करके उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर बैंकिंग चैनल बंद भी है तो ये बहुत एक अच्छा जरिया निकला क्रिप्टो का, और बहुत यूसेज हमने देखा, बहुत इन्वेस्टमेंट भी होते हुए देखा क्रिप्टो में। अच्छा सर, अच्छा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग पूछ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट पे तो सवाल कम पूछ रहे हैं, इधर उधर के ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे पूछना है एक्चुअली आपसे। ये चीन वाला, आपको याद है पिछली बार हमने वो डिस्कशन किया था कि ये टेक फर्म्स पे बड़ा बैन लगा रहे हैं कि अब आप यहाँ से एजुकेशन टेक वाली कंपनियाँ जो कि बहुत पैसा नहीं कमा सकते हो, अभी अभी मतलब वो आपने पढ़ा होगा, 100% पढ़ाई होगा
मतलब हफ्ते में बच्चे 3 ही घंटे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, राइट? तो ये मतलब चीन क्या करना चाहता है? मतलब ऐसे तो कोई कंपनियां वहाँ बिजनेस कैसे बनाएगी तो कभी भी रातों रात कोई भी रूल चेंज कर लेंगे। और ये वाकई में क्या इम्प्लीमेंट करने लायक है, क्या समझना चाहिए सर इससे? ये बहुत मुश्किल है अनिल जी। आजकल के बच्चे आप देखिए ऐसे खौफनाक हैं। लोग ऑफिस आते हैं, उनकी ये कॉलर ट्यून बदल दी होती है लड़कों ने या लड़कियों ने, वो चेंज नहीं कर पाते खुद, बॉस के सामने कॉलर ट्यून कुछ और आ रही होती है। तो बच्चे बहुत खतरनाक हैं आजकल, आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये हो सकता है चीन में रेवोल्यूशन ही हो जाए, ये बच्चों को गेमिंग नहीं खेलने देंगे, तो बच्चे ही एजाज करेंगे तरीके कि किस तरह से वो गेम्स खेलें। तो ये ऊपर ये टॉप डाउन इस तरह से करना, पूरे इतने बड़े मुल्क को कंट्रोल करना मुश्किल है। बट मार्केट पे इसका नेगेटिव असर हुआ। वो गेमिंग कंपनीज वाले बोल रहे हैं हमने क्या बिगाड़ा, और उनके कीमतें गिरी। अमेरिका में भी लिस्टेड हैं 4 कंपनियां जिनकी कीमतें गिरी इससे। बट बच्चों को कंट्रोल करना, और स्पेशली वीडियो गेम से या ऑनलाइन से, बहुत मुश्किल है। अरे सर, बाकी कुछ भी करे, एक रूल ना बने तो बढ़िया है कि अगर किसी के बच्चे ने 3 घंटे से ज़्यादा खेला तो पता चला पेरेंट्स के ऊपर सजा है। तो मतलब हम तो डबल मर गए। इधर तो बच्चे मान नहीं रहे, ऊपर से सरकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां देखिए वो कंट्रोल तो कर सकते हैं, उनके पास इंटरनेट पे भी कंट्रोल है। बट यही है कि बाकी सब चीजें भी वो बंद कर देंगे। फिर यही है कि सोर्स से वो गेमिंग कंपनीज को ही बोलेंगे भाई अपने सर्वर आप डाउन रखिए। तो फिर अगर 3 घंटे चलेगा सर्वर, अब आप ये कैसे पता करें कि भाई 18 साल के ऊपर का कोई युवक खेल रहा है कि वो कोई 15 साल का बच्चा खेल रहा है? ये बहुत ही मुश्किल है करना। अब देखिए कैसे होता है, बट जूझ तो पड़े हैं ये। अच्छा सर, एक और राय कमोडिटीज़ पे लेना चाहता हूँ, स्पेशली मेटल्स पे। ये इसमें भी ये चीन वालों की दादागिरी बड़ी है। कभी भी मन हुआ तो बोलेंगे हमें बहुत चाहिए, मेटल्स चाहिए, और लेंगे खरीदेंगे। और अचानक से एक दिन बोलते हैं कि हम सप्लाई रिलीज़ कर रहे हैं, लीजिए जिसको चाहिए जितना हम सप्लाई देंगे। वो भाव बड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं उसमें। ये ठीक वैसे ही है जैसा मतलब ट्रम्प साहब के ट्वीट आते थे, दाव ऊपर नीचे होता था, वैसे आजकल कमोडिटीज़ और मेटल्स में हाल हो गया कि चीन वाले। तो कमोडिटीज़ को कैसे देखना है, स्पेशली मेटल्स को? और मेटल स्टॉक्स पहली बार थोड़े ढंग से करेक्ट भी हुए हैं, तो लोगों को डर भी है कि रहें निकल जाएं, क्या करें? बिल्कुल अनिल जी, देखिए अब इससे लिंकेज है, यूएस फेड के साथ भी लिंकेज रहता है, इंटरेस्ट रेट्स का भी। बट चीन देखिए तो सबसे बड़ा वो प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटीज का, तो वो बिल्कुल मार्केट्स को मूव करते हैं। उनके सामने अब जो पहलू हैं वो डाइवर्जेंट है। एक तरफ वो कहते हैं, जी जिनपिंग ने अपनी पॉलिट ब्यूरो की स्पीच में कहा कि हमें कमोडिटी प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम इसलिए उन्होंने कहा हम आके अपने रिजर्व से पैसे निकालेंगे। बट ये रिजर्व्स करेंगे 3% से 7% महीने का जो उनकी खपत है उसका इक्विवेलेंट उन्होंने बेचा मार्केट्स में इतना असर नहीं आया। बट आयरन ओर एकदम से गिरा जब उन्होंने कहा कि देखो हमें डीकार्बनाइज भी करना है, तो पोल्यूशन रोको, स्टील प्लांट्स को बोला या मॉडर्नाइज करो या बंद हो जाओ। अब वो जब हुआ तो एकदम से आयरन ओर की प्राइसेस गिर गई। कोयला बोला कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं लेंगे, हम साउथ अमेरिका से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से हम खफा हैं। तो कोयला गिरना चाहिए था, कोयले की कीमतें उल्टा बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री इसको कंट्रोल कर सकती है, नहीं तो ये सऊदी अरेबिया वगैरह ऑयल को कहाँ ले जाते, $200 पे ले जाते थे। तो बहुत पेचीदा मामला है, इनके हाथ में नहीं है। दूसरा, इनके डाइवर्जेंट इनके पहलू हैं, इनके प्रायोरिटीज हैं। इनको प्राइस स्टेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए और पोल्यूशन भी रोकना है। ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आप पोल्यूशन रोकने जाएंगे तो प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। अच्छा, पावर की कमी चल रही है, उसके चलते एल्यूमिनियम के प्लांट इन्होंने बंद किए। अब 9% अपना महीने का एल्यूमिनियम कल इन्होंने बेचा, 1 सितंबर को कल अपने स्टॉक्स में से निकाला। एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ती गई क्योंकि इनके स्मेल्टर बंद हो रहे हैं। दूसरा, भारत से खबर आई, एल्यूमिनियम के उत्पादक कह रहे हैं भाई हमारे पास कोयला नहीं है। आप कोल इंडिया की बात कर रहे थे, कल भी आपने जिक्र किया, आज भी। तो भारत के स्मेल्टर्स कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। 2-3 और जगह पे
कुछ यूनियनबाजी चल रही थी जिसके चलते एल्यूमिनियम बढ़ रहा है। तो ये काफी डाइवर्जेंट ऐसी चीजें हैं। अच्छा, इनके पोर्ट बंद हुए तो एग्रीकल्चर कमोडिटी आनी बंद हो गई। यूएस में हरिकेन आ गया तो वहां से मक्के का जो जाता है शिपिंग वो मैक्सिमम है, तो एकदम से 2% कल मक्के की कीमतें गिर गई। अब ये नहीं है कि मक्का और उग जाएगा, कॉर्न उगने नहीं वाला ज्यादा, बट यही है कि किसी के पास एक्स्ट्रा रह जाता है तो मार्केट में पैनिक हो जाता है। तो ये कमोडिटी मार्केट भी बहुत इस तरह से हो गया है कि विचलित होने लग गया है स्मॉल इवेंट से, कि भाई एक हफ्ते का अगर पोर्ट बंद हुआ हरिकेन के कारण अमेरिका में, आप 2% प्राइस गिरा रहे हैं, वो तो अब शिपिंग वो फिर से शुरू हो गई है कल से। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसमें आपने क्या करना है, कंपनी स्पेसिफिक रहना है। और हमारी कंपनियों में सबसे बड़ी चीज जो हुई है, उन्होंने डेट कम किया है, अपना जो डीलेवरेजिंग हुआ है वो बहुत जबरदस्त है। तो ये 10 साल पहले जो बहुत सारा इन्होंने कर्जा उठा लिया था, ये 10 साल लगे हैं इसको क्लीन आउट करने में। अब क्या है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे क्योंकि बैंक्स को देने के बजाय बैलेंस शीट में आ रहा है पैसा। तो ओन करिए, मेटल कंपनियां भारत की जो दिग्गज कंपनियां, उनको ओन करके 2-3 साल आप बैठे रहिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मेटल्स पर, कमोडिटीज़ पर एक्शन। अब आइए फेड के एक्शन की बात करते हैं। फेड का एक्शन तो अब आएगा सर, अगली मेरे ख्याल 15-16 तारीख को मीटिंग है। लेकिन हाँ, उससे पहले ये जो जेरम पावेल साहब ने बयान दिया वहाँ पर जैक्सन, हाँ एक जन ने मुझे ये भी बोला था कि बग्गा साहब को ये पूछना है कि जैक्सन होल क्या है और वहीं पर जाके क्यों बोलते हैं वो। ये वो वायोमिंग करके उनकी एक स्टेट है, वहां पे एक रिजॉर्ट है, जैक्सन हॉल एक रिजॉर्ट है। वो बेसिकली जश्न मनाने जाते हैं, सारे सेंट्रल बैंकर्स दुनिया भर के आते हैं अनिल जी। तो ये साल का है, जैसे आईएमएफ की मीटिंग होती है वो न्यूयॉर्क में होती है, तो ये कहते हैं ऑफ साइट करेंगे वहां पे, ताकि अच्छे वातावरण में नेचर में जाके सोच। बट इस बार ही तो वर्चुअल सर फिर तो उसमें सर, ना सर, फिर उसमें तो मेरा मासूम सा सवाल ये है कि हर साल एक ही रिसोर्ट में क्यों जाना, बोर नहीं हो जाएंगे भाई? वो तो देखा हुआ है बार बार, हम तो हर साल अलग अलग में जाते हैं, मीटिंग अलग अलग जगह क्यों नहीं? ये अच्छी बात है, बट ये ट्रेडिशन है। अभी मेरे ख्याल से अमेरिका सेफ है, और ये नहीं है कि कोई शेर वेर आके खा जाए किसी सेंट्रल बैंकर को, और ये भी ना हो कि भाई टेररिस्ट आ जाए। तो आई थिंक वो ओवरऑल ट्रेडिशन बन गया ये जैक्सन होल का, और ये स्पीच देखी जाती है और सारे सेंट्रल बैंकर्स बोलते हैं यहाँ पे। नॉर्मली काफी तगड़ी स्पीच होती है, इस बार ही वर्चुअल हो गया तो ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया, बट इनका बयान बहुत एक सिग्निफिकेंट था। और अनिल जी, ये 2013 के जो लेसन्स थे ना, वो सारे लर्न किए गए। 2013 में मई में जो तब के ये चेयरमैन थे फेड के, बेन बर्नांके, इन्होंने यूएस के पार्लियामेंट में बयान दिया। वो बयान लीक हो गया रात को कि भाई हम टेपरिंग सोच रहे हैं। मई में था, 7.5% हमारा निफ्टी गिरा। ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट 6 से 7% ओवरनाइट गिर गए और उस महीने में गिरे। तो ये अनब्रॉडकास्टेड टेपरिंग की बात जो हुई, तो वो इन्होंने इतना अच्छी तरह से सीख लिया है कि पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि हमने अभी सोचना भी नहीं शुरू किया सोचने के बारे में कि हम टेपर करें। फिर अभी जून में इन्होंने कहा हमने सोचना शुरू किया है। अब इन्होंने कहा कि अभी बैलेंस्ड है, इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी है, टेपरिंग हम करेंगे, बट हम आपको बताएंगे जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो मार्केट ने क्या निष्कर्ष निकाला है, जब सितंबर की इनकी मीटिंग होती है 2 हफ्ते में, वहां पे ये कहेंगे नवंबर से हम टेपरिंग शुरू कर रहे हैं, और दिसंबर से शायद 10 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन ये महीने का डालते हैं मार्केट में, 10 निकालना शुरू कर देंगे। ये न्यूट्रल है। अगर उससे पहले टेपर आता है तो वो हॉकिश हो जाता है। अगर दिसंबर की जगह जनवरी हो जाता है, मार्केट इसको और डविश देखेगा कि भाई ये तो आराम से है। अभी मार्केट ये कह रहा है कि अगले नवंबर या उससे अगले जनवरी से पहले रेट नहीं बढ़ते। इन्होंने ये डीलिंक कर दिया कि टेपर करना, आप ये मत सोचिए कि रेट हम बढ़ाने वाले हैं, रेट बाद में बढ़ेंगे। इससे मार्केट को बहुत ही राहत की सांस मिली, और हमने देखा कि ग्रोथ सेक्टर्स, मोमेंटम सेक्टर्स फिर से दौड़ने लग गए। तो ये बहुत अहम बात थी, एक कि जल्दी नहीं कर रहे, दूसरा
टेपर करेंगे, उसके बाद देखेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तीसरा जो मेरा दृष्टिकोण है, इस साल के जीडीपी से अगले साल आधा हो जाता है, क्योंकि इस साल बेस इफेक्ट था। 6-6.5% बढ़ेंगे इस साल, अगले साल 3 है। उसके बाद 1.5 से 2% दिख रहा है 2023 का। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा अहम बात है, अगले नवंबर में इनकी मिड टर्म इलेक्शन है, इनकी पार्लियामेंट के लिए। उस टाइम पे अगर पावल रहे, इनका कार्यकाल फरवरी में खत्म होता है, बट जो भी सेंट्रल बैंकर रहेंगे उनके लिए पॉलिटिकली बहुत मुश्किल रहेगा अगले नवंबर में रेट बढ़ाना। तो मुझे नहीं लगता जनवरी 2023 से पहले बढ़ेगा। क्षमता रहेगी कि नहीं, वो भी एक सवाल है। यूरोप में नहीं बढ़ता, जापान में नहीं बढ़ता, यूके और यूएस में शायद रेट बढ़ सकता है। कोरिया ने बढ़ाया, बट कोरिया एक छोटा देश है, उसमें इन्फ्लेशन 3% थी। यूरोप की भी इन्फ्लेशन 3% आई। अगले हफ्ते वक्तव्य आएगा यूरोप का, कोई उम्मीद नहीं है कि वो घटेगा टेपर अभी। वो यूएस को फॉलो करेंगे, यूएस से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी यूएस के पीछे चल रही है, आगे नहीं है। जी अनिल जी। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि ये मैं अगस्त के महीने के डेटा देख रहा था, हमारा सेंसेक्स बढ़ गया अगस्त के महीने में 8.5%, निफ्टी बढ़ा 7.5%, बैंक निफ्टी थोड़ा कम लेकिन 5%, डाउ सिर्फ 1.5% बढ़ा, S&P 3% और नैस्डैक 4%। तो पहले तो ये बताइए कि हम ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उनसे कि हम इतना ज़्यादा बढ़ गए, या फिर वो ऐसा क्या कम अच्छा कर रहे हैं कि वो इतने ही बढ़े? मतलब ऐसा, मतलब इंडियन मार्केट सबसे बढ़िया क्यों, वो समझाइए। देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे बढ़िया यूएस के मुकाबले में है, क्योंकि वो भी 20% तक बढ़ गए हैं साल का अगर पूरा देखें। और वो 51 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है अनिल जी, हमारा 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट है। तो हम उनसे लगभग 1/15 या 1/17 ले लीजिए, हमारा साइज है। साइज वाइज हम छोटे हैं, बट इंडिया में शुरुआत में इस साल के बहुत पैसा आया, जैसे पिछले अक्टूबर से आना शुरू हुआ था। अभी पिछले 2-3 महीने से हमने देखा पैसा निकला, बट भारतीय पैसा बहुत लगने लग गया इस मार्केट में। तो पहला है कि फ्लोज, जो डोमेस्टिक फ्लोज आप देखिए, एसबीआई ने एक म्यूचुअल फंड लगाया 14,500 करोड़, आईसीआईसीआई ने एक म्यूचुअल फंड लगभग 9,500 करोड़ जुटाया। तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। एनएससी की भी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, लाखों नए निवेशक भारतीय मार्केट में उतर रहे हैं। आपका टीआरपीस देखिए कैसे बढ़ रहा है बिजनेस चैनल्स का। दूसरी बात जो है कि अर्निंग्स जो टर्न अराउंड भारत में आया, उसके कारण हमने देखा। तीसरा है कि भारत एज अ मार्केट, जो काफी प्लेयर्स में ऐसा इशू हुआ कि जैसे साउथ ईस्ट एशिया देखिए, कोविड की एक और लहर आई जो हमें मई में मार पड़ी, उसका अभी हम मेकअप कर गए अच्छी तरह से जुलाई अगस्त में। उनको अभी सेकेंड वेव चल रही है, वो हमारे पीछे थे, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सब जगह। अच्छा, कोरिया ताइवान से पैसा निकला, वो कुछ और वजह से उनका सप्लाई चेन का इश्यूज आ गया, क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज बड़े तगड़े आ रहे हैं। बट ताइवान का जैसे सेमीकंडक्टर वाला है, टीएसएमसी कंपनी है, वो बहुत अच्छा कर रही है। बट बाकी ताइवान में सप्लाई चेन के चलते प्रोडक्शन में हानि हुई, जो चाइना में भी वही चल रहा है। अब चाइना से पैसा गया काफी, क्योंकि ये जो करने लग गए सब कुछ, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के पीछे पड़ गए। तो लंबी सी एक लिस्ट है जो चाइनीज रेगुलेटरी इश्यूज, और गवर्नमेंट बेसिकली पार्टी चाइना की हथिया रही है इकोनॉमी को वापस। तो डेंग जियोपिंग ने 1980 में कहा था कि भाई उस बिल्ली का हमें क्या रंग, बिल्ली का रंग क्यों देखना, वो चूहे पकड़ना चाहिए। तो अगर कैपिटलिज्म चलता है, उससे वेल्थ बनती है, वेल्थ बनने दो। आप ये कम्युनिज्म पूरा तौर पे मत लगाओ, फ्री करो इंडस्ट्री को। तो इन्होंने थोड़ा बहुत फ्री किया था इंडस्ट्री को, अब लौट के ये कब्जा कर रहे हैं। तो वो चाइना +1 में भारत में बहुत फायदा हो रहा है। हमारे केमिकल वाले देखिए, टेक्सटाइल वाले देखिए, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा पीएलआई से, और वहां से निवेश भी जो लोग देख रहे हैं वो विकल्प ढूंढ रहे हैं कि भाई वियतनाम में देखें, अब वियतनाम में कोविड बढ़ गया फिर से, तो थोड़ा बहुत हमें फायदा वहां से भी हुआ चाइना के गिरने से। तो ये सब का मिश्रण है, और हमारा बहुत दमदार
टॉप परफॉर्मिंग मार्केट रहा है इस साल, और भगवान करे ऐसे ही बढ़ता रहे। बिल्कुल सर। और मैं तो कहता हूँ ये जो है ना हमारी तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर, मैंने इनको तीसरी महाशक्ति का नाम दिया है। एक हमारी एफआईज बड़ी महाशक्ति है, दूसरा हमारे घरेलू फंड, और तीसरी महाशक्ति हमारे रिटेल वाले हैं। और ये पिछले 1.5 साल में जो ढेर सारे नए अभिमन्यु मार्केट के चक्रव्यूह में घुसे हैं, उन्हें आप बाहर निकालेंगे जब भी ज़रूरत लगे। अभी तक तो चल रहा है और आप कह भी रहे तेज़ी है तो। और हाँ, एक चीज़ बीच में आपने जो बात की सर टीआरपी की, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सर जब भी आप शो पे होते हैं, चैनल पे होते हैं, तो हमारी टीआरपी न्यूयॉर्क की स्काई स्क्रैपर्स की जैसे या फिर दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी एकदम शूट अप हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग इतना पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी नॉलेज के बड़े कद्रदान हैं। अच्छा सर, जाने से पहले आपका एक्सपीरियंस जो किताबें पढ़ने का है वो भी पूछना चाहता हूँ। आज कौन सी किताब, पुस्तक, बुक रिकमेंड करेंगे? अनिल जी, आधा मिनट और लूंगा, जस्ट 2 रिसर्च बिकॉज लोग ये बहुत पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना है। सितंबर का महीना अच्छा नहीं रहता यूएस मार्केट्स के लिए, बट पिछले 4 सालों में चारों बारी वो पॉजिटिव रहा है, तो घबराहट नहीं है। दूसरा है कि अगर पहले 8 महीने 15% से ज्यादा यूएस मार्केट रहता है, 1954 से ये डेटा है अनिल जी, 14 टाइम्स मार्केट ने 15% से ज्यादा दिया पहले 8 महीने अगस्त तक, तो वो नेक्स्ट 4 महीने में भी पॉजिटिव रिटर्न देता है 3 से 4%। केवल 2 साल 1986 और 1987 में नेगेटिव रिटर्न आया था। 1987 में तो ब्लैक अक्टूबर आया था, वो ब्लैक फ्राइडे अक्टूबर का क्रैश था, और 86 में भी कुछ पर्टिकुलर इश्यूज थे। बट ओवरऑल लास्ट 30 सालों में अगर आपका अगस्त तक पॉजिटिव चल रहा है 15% से ज्यादा मार्केट, तो वो अगले 4 महीने भी पॉजिटिव रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट को अच्छा रहना चाहिए, और इसमें कोई यूफोरिया नहीं है। लोग टूट के नहीं पड़ रहे मार्केट में, सब कह रहे हैं मार्केट गिरना चाहिए, बहुत पैसा साइड में पड़ा है, और ऐसा नहीं है। ऐसे माहौल में मार्केट तेजी से नहीं गिरता। रिस्क आएगा, वो जियोपॉलिटिकल आएगा, वो अनसीन आएगा, अननोन आएगा, नोन में कुछ नहीं है। अब रही किताब अनिल जी, क्योंकि पिछले इस हफ्ते वॉरेन बफेट का 91वां बर्थडे था, 91st बर्थडे, तो उनकी किताब है द वॉरेन बफेट वे। बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको 12 नुस्खे, 12 मूल मंत्र दिए गए हैं जो ये देखते हैं कंपनी को, मैनेजमेंट को, और उसके फाइनेंशियल्स को, और मार्केट साइकोलॉजी भी समझाते हैं कि आप बने रहिए कंपनी में और साइकिल्स के थ्रू, और कैसे पैसे बनेंगे, कैसे ये चूज करते हैं। एक्चुअल इन्होंने एग्जाम्पल लिया, कोका कोला क्यों इन्होंने खरीदा, अमेरिकन एक्सप्रेस क्यों खरीदा, हाइंस में जो इनका निवेश गया, तो 9 कंपनियों का इन्होंने बहुत अच्छी तरह केस स्टडी दिया है। ये हर निवेशक के लिए, और बहुत ये भारत में 140 रुपए में किताब मिलती है। मैं महंगी किताबें देता नहीं हूँ, और बड़े आराम से आप खरीद सकते हैं, और पढ़िए इसको पेज बाय पेज, बहुत अच्छी किताब है। तो ज़्यादा महंगी वाली किताब हो तो आपसे गिफ्ट में एक्सपेक्ट करें, और जो सस्ती हो तो हम ही खरीद लें सर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आपके लिए तो बहुत रखी हुई हैं, लोग मुझे बेचते रहते हैं और मैं मिल नहीं पाया हूँ, तो आपकी किताबें मेरे पास वैसी पड़ी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बेहतरीन रिसर्च, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, डायरेक्शन, आउटलुक, जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अजय बग्गा सर ने हमें पिछले आधे घंटे में ये सब कुछ बताएं। ग्लोबल मार्केट्स का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं, कोई भी ऐसी खबर नहीं जो उनके विश्लेषण से छूट जाए। धन्यवाद सर। मंथली मुलाकात अगले महीने फिर से आपसे होगी। वीकली मुलाकातें तो हमारी बीच बीच में चलती रहेगी और आपसे पूरा उन पर भी बातचीत होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।